नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापत की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, और इसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री की 2 क्लासें पहले हो गई। आज मॉडर्न हिस्ट्री की तीसरी क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना 1757 से 1857। तो भारत में जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना है, इसके बारे में हम इस आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो अंग्रेजों ने तो भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था, वो क्या था, बांटो और राज करो के नेतृत्व पर, फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। तो रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा जारी हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने भारत के साम्राज्य की उपाधि धारण की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने भारत के साम्राज्य की जो उपाधि धारण की थी वो की थी 1876 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1664 के बक्सर के युद्ध में निम्न में से अवध का नवाब कौन था। तो उस समय अवध का नवाब थे सुजाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर 2 कथन है, इन दोनों कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। कथन है, ब्रिटिश काल में लोक सेवा में भारतीयों के प्रवेश की मांग 19वीं शताब्दी के मध्य मध्य से चारों ओर से उठने लगी। तो यह सत्य है। कारण भी, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय जो अंग्रेजी शासन के स्तंभ थे, उन्हें प्रशासन के उच्च पदों से केवल नस्ली आधार पर बहिष्कृत किया जाना एक कटु सत्य था। तो ये भी सत्य है। तो ए और बे दोनों जो उसके राइट आंसर है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी के प्रशासनिक कार्यों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो डलहौजी के कुछ कार्य दे रखे हैं, डलहौजी ने अपने शासन में जो जो कार्य किए, उन कार्यों का यहाँ पर जिक्र कर रखा है, जिन्हें हमें व्यवस्थित करना है। तो इनमें जो सबसे पहला कार्य आएगा वो है, डलहौजी ने रेलवे वितरण जो भारत के रेलवे विस्तार का आधार बने, ये इसके पश्चात आएगा चार्ल्स वुड के शैक्षिक सुझाव को वुड की विज्ञप्ति के नाम से जाना गया। तीसरे नंबर पर है भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में खोले गए। और चौथा है जो सेना के स्थायी मुख्यालय को धीरे धीरे शिमला स्थानांतरित करना। तो दे, बे, से और है, दे, बे, से और है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर 2 सूचियां दे रखी है जिनको हमें मिलान करना है। एक तरफ कुछ नीतियां दे रखी है और दूसरी तरफ वो नीति कब लागू हुई थी, किस वर्ष तक लागू रही थी, कब तक लागू रही थी, उनके ईयर है। तो हमें उनको मिलान करना है। सबसे पहली है रिंग फेंस नीति। रिंग फेंस जो नीति है ये 1765 से लेकर 1813 तक थी। तो ऑप्शन नंबर 2 अधीनस्थ संघ नीति। अधीनस्थ संघ की जो नीति है ये 1857 से 1935 तक रही थी। अधीनस्थ अलगाव की नीति, अधीनस्थ अलगाव की जो नीति है वो 1813 से 1857 तक रही थी। और समान परिसंघ नीति जो ये 1935 से लेके 1947 तक रही थी। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा 3 नंबर। गोलाकार घेराबंदी नीति या रिंग फेंस नीति 1765 से 1813, अधीनस्थ संघ नीति 1857 से 1935, अधीनस्थ अलगाव नीति 1813 से 1857, समान परिसंघ नीति 1935 से 1947, अधीनस्थ अलगाव नीति 1813 से 1857 और समान परिसंघ नीति। तो समान परिसंघ नीति है, दोनों दोबारा रिपीट हो रखे हैं, 1935 से 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा घेरे की नीति की समयावधि थी। तो सुरक्षा घेरे की नीति की समयावधि थी 1757 से लेके 1813 तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो उच्चतम जो न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1774 में। दूसरे नंबर पर है वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध
हाउस ऑफ कॉमन का प्रस्ताव। तो ये जो प्रस्ताव आया था ये 1887 से 1787 से 1795 तक चला था। तीसरे नंबर पर है सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण। तो सन्यासियों ने और फकीर टोलियों ने जो आक्रमण किया था वो क्या था 1771 में। चौथे नंबर पर है कलायु के बाद हैरी वेरेलिस्ट का आगमन। ये आगमन हुआ था 1767 में। और बंगाल दुर्भिक्ष की जो घटना ये हुई थी 1770 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आएगा कलायु के बाद हैरी वेरेलिस्ट का आगमन जो 1767 में हुआ। दूसरे नंबर पर आएगा बंगाल दुर्भिक्ष। तीसरे नंबर पर है सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण जो 1771। चौथे नंबर पर आएगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और पांचवें नंबर पर आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन का प्रस्ताव। तो द, ये, से, ए और बे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 और 1765 से 1767 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक सिद्ध हुआ। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इसको वापस बुला लिया गया। जब यह गया तो इसके स्थान पर हैरी वेरलिस्ट जो 1767 से 1769 तक बंगाल का गवर्नर रहा। बंगाल में भीषण काल 1770 ईस्वी में पड़ा जिसमें करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक फरमान जारी करवाया। उसमें कहा गया कि इस अकाल का विनाशकारी प्रभाव इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण पर नीतियों के कारण हुआ है। सन्यासियों और फकीर टोलियों द्वारा 1970 और 71 ईस्वी में बिहार के पूर्णिया जिले विद्रोहियों ने नया आक्रमण प्रारंभ किया। उच्चतम न्यायालय की स्थापना भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में हुई थी और इसे कलकत्ता में स्थापित किया गया था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 कनिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन में 1787 से 1795 के मध्य बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पर महाभियोग का प्रयास किया गया था। हेस्टिंग्स पर कलकत्ता में अपने समय के दौरान कदाचार का आरोप लगाया गया, विशेष रूप से कुप्रबंधन और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय को उसके अपने देशवासियों ने उसके नाम के साथ राज्य समा क्लीमेंसी जैसा उपहासपूर्वक विशेषक प्रदान किया था? तो यह किसके साथ किया था? तो यह किया था लॉर्ड कैनिंग के साथ। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय था, इसी के शासनकाल के समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी जिसे काफी मशक्कत के बाद दबाया गया। इतना होते हुए भी विद्रोही अंग्रेजी संपत्ति तथा प्राण हानि के लिए उत्तरदायी थे और इस बात की मांग थी कि इसका बदला लिया जाए, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने अपने मस्तिष्क को शांत रखा। वह शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता का भी ध्यान न रखा। इसने इसी कारण इसे उपहासपूर्ण शब्दों में क्लीमेंसी कैनिंग कहा गया था। यह सर्व कारण ग्रेनविल का रचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वर्मा युद्ध 1824 से 1826 का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में चाचर की स्थापना। 1 नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश भारत एवं वर्मा के मध्य सीमा पर स्पष्टता अभाव के कारण साथ साथ दोनों पक्षों की विस्तारवादी मानसिकता के कारण उनके मध्य निरंतर संघर्ष हुए। राजा बोधवप्या की वर्मी सेना ने अराकान में प्रवेश किया एवं 1813 में आधुनिक मणिपुर तथा 1817-19 में असम पर कब्जा कर लिया। वर्मा के सीमा विस्तार के फलस्वरूप दक्षिण बंगाल के चटगांव क्षेत्र पर भी वर्मी अधिकार का खतरा उत्पन्न हो गया। लॉर्ड एमहर्स्ट ने फरवरी 1824 में वर्मा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने 2 तरफ से सेना भेजी, एक सेना उत्तर पूर्व से स्थल मार्ग से और दूसरी मेजर जनरल कैंपबेल के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से। यद्यपि स्थल मार्ग की अंग्रेजी सेना वर्मी सेनापति महाबुंदेला से पराजित हुई, किंतु 1 अप्रैल 1825 को महाबुंदेला युद्ध में मारा गया। उसके बाद 25 अप्रैल को दक्षिणी वर्मा की राजधानी प्रोम पर कैंपबेल ने अधिकार कर लिया। ज्ञात है कि समुद्री मार्ग से आक्रमण कर रंगून को कैंपबेल ने पहले ही 11 मई 1824 को जीत लिया था। फलतः वर्मा की पहल पर दोनों पक्षों के बीच याडबू की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये स्थापना की थी कलकत्ता में। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने हैदराबाद को बरार देने के लिए बाध्य किया था? तो वो गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली ने लॉर्ड डलहौजी। ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के समय 29 मार्च 1849 को पंजाब पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय किया। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 लड़ा गया। 1853 कर्नाटक के नवाब को तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त की। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की, जिसके तहत सतारा 1848, जैतपुर व संभल पर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 को हड़पा। डलहौजी ने 1856 में को प्रशासन के आरोप में अवध को तथा 1853 में ऋण न चुका पाने के आरोप में हैदराबाद से बरार को छीनकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दो सूचियां दे रखी है, एक तरफ ईयर लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ है जो कुछ युद्ध और संधियों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले 1878 में इनमें से 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी। दूसरे नंबर 1885 में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तीसरे नंबर पर है 1879 में इनमें से गंडमक की संधि हुई थी और कुका का विद्रोह जो 1872 में हुआ था। तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4। तो यहाँ पर जो ये सारे सही सुमेलित है। 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करनी है। इनमें सबसे पहली घटना कब हुई और सबसे बाद में कौन सी हुई? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध है, ये युद्ध चला था 1839 से लेकर 1842 तक। दूसरा सिंध विजय जो 1843 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845-46 में। चौथे नंबर पर है ड्रिंक वाटर बेथुने द्वारा कलकत्ता में हिंदू गर्ल्स स्कूल का आरंभ। ये जो आरंभ किया गया था ये किया था 1849 में। और द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था 1852 में। तो ये सारे ही सही सुमे क्रम वाइज है। सबसे पहले प्रथम अफगान युद्ध, फिर सिंध विजय, फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, उसके पश्चात ड्रिंक वाटर बेथुने द्वारा कलकत्ता में हिंदू गर्ल्स स्कूल का आरंभ। और 5 नंबर पर है द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध। तो ए बे से द और ये 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें जो सबसे पहली जो घटना आएगी वो आएगी नाना फडणवीस की मृत्यु। नाना फडणवीस की मृत्यु जो 1800 ईस्वी में हुई थी। दूसरे नंबर पर आएगा वेलेस्ली ने कर्नाटक को कब्जे में लिया। तो वेलेस्ली ने कर्नाटक को कब्जे में लिया था 1801 के अंदर। तीसरे नंबर पर आएगी बसीन की संधि जो 1802 में हुई। चौथे नंबर पर जो आएगा वो आएगा वेलोर का विद्रोह जो 1806 में हुआ। और 5 नंबर पर आएगा मोलकॉन मिशन, फॉरेस्ट मिशन और एल्फिस्टोन काबुल मिशन। ये जो मिशन चला था ये चला था 1799 से लेकर 1840 तक। तो ये जो सबसे लास्ट में आएगा तो इसका राइट आंसर होगा ए से ये बे और द। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में, वेलेस्ली ने कर्नाटक को कब्जे में लिया 1801, बसीन की संधि 1802, वेलोर विद्रोह 1806, मोलकोम फॉरेस्ट मिशन और एल्फिस्टोन काबुल मिशन 1799 से लेकर 1840 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, याडबू या याडोब की संधि पर के पश्चात हस्ताक्षर हुए। तो याडोब की संधि कब हुई थी? तो याडोब की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के पश्चात। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सन 1822 में ब्राह्मी सेनापति महाबुंदेला ने अभियान कर असम, मणिपुर पर अधिकार कर लिया तथा कछार क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहा और कंपनी के द्वीप शाहपुरी पर आक्रमण कर दिया। इससे अंग्रेज तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हस्ट रुष्ट हो गया और 24 फरवरी 1824 ईस्वी में वर्मा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने स्थल एवं जल दोनों मार्गों से सेना भेजी। 11 मई 1824 को अंग्रेजों ने रंगून जीत लिया। 1825 में असम को भी जीत लिया। इसी समय वर्मी सेनापति महाबुंदेला अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। मेजर जनरल सर आर्चिबाल्ड कैंपबेल ने
प्रोम पर भी अधिकार कर लिया। तब वर्मियों ने अंग्रेजों के समक्ष संधि प्रस्ताव रखा और 24 फरवरी 1826 को यादव या याडबू की संधि हुई। नोट: प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान व बाद में सूरत की संधि 6 मार्च 1975 व 1 मार्च 1776 को, ये 1976 नहीं 1975 नहीं 1775 है, 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि तथा 9 जनवरी 1779 को तलेगांव का युद्ध, जो 15 जनवरी 1779 को बड़गांव की संध्या हुई थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति पर 1879 को कंडमक की संधि हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बाद मार्च 1846 को लाहौर की संधि व दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अंकित रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो ब्रिटिश साम्राज्य में जो अवध का विलय किया, यह जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही कर्नल स्लीमैन को अवध के दौरे पर भेजा। उसने अवध की स्थिति दयनीय बताई पर अवध के विलय का विरोध किया। बिशप हेबर तथा कैप्टन लॉकेट की गैर सरकारी रिपोर्ट में अवध में कुशासन का कोई दोष नहीं पाया गया। 1854 में कर्नल स्लीमैन के स्थान पर कर्नल जेम्स आउटरम को लखनऊ का रेजिडेंट बनाया। उसने अवध के प्रशासन की दुर्दशा, कुप्रशासन का वर्णन किया। वाजिद अली शाह, रंगीला शाह के समय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया। आउटरम अवध विलय के समय अवध का रेजिडेंट था। अवध विलय के बाद जेम्स आउटरम अवध लखनऊ का पहला चीफ कमिश्नर बना। अवध विलय से पूर्व डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि ये चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1756 में सिराजुद्दौला ने किस जगह ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण किया था? तो सिराजुद्दौला ने कौन सी जगह ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण किया? तो वह था कासिम बाजार। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? तो ब्लैक होल की जो दुर्घटना हुई थी वो हुई थी सिराजुद्दौला के समय। तो दूसरे में भी 6 नंबर ऑप्शन राइट है। तीसरा, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया? तो होलवेल, इसमें भी 6 नंबर। चौथा क्वेश्चन, सिराजुद्दौला द्वारा 1756 में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस नगर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया? तो अलीनगर जो नाम किया था वो नाम क्या था? कलकत्ता का। तो कलकत्ता का जो नाम बदलकर जो अलीनगर कर दिया। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की जो संधि है वो संधि हुई थी फरवरी 1757 में। तो इसमें भी जो 6 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, पहले में कारण कथन और दूसरे में कारण है। पहला, सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त कर दिया। तो यह बात सत्य है। वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका। तो यह बात गलत है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के दौरान मोहनलाल ने सिराजुद्दौला के पक्ष में बहादुरी के साथ युद्ध किया था। तो मोहनलाल एक हिंदू था, इसने बहादुरी के साथ सिराजुद्दौला का पक्ष लिया था, तो हिंदुओं से सहायता प्राप्त की थी। तो आर है जो गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण वह था कि नवाब की अनुमति या उसकी जानकारी के बिना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किए जाना। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पलासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पलासी जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो इनमें अमीन चंद व मीर जाफर जो इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन व्यापारियों की प्लासी की लड़ाई में भूमिका रही वे थे? तो प्लासी की लड़ाई में जो भूमिका रही उनमें अमीचंद व जगत सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मीर जाफर और राय दुर्लभ। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति जो वफादार थे वो थे मोहनलाल। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के 22 मील दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे स्थित पलासी के मैदान, यहाँ पलास के पेड़ों की
अधिकता थी, जिसके जिनके खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था। में अंग्रेजों व सिराजुद्दौला की सेना के बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेजों के पास 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे, जबकि नवाब के पास मीर जाफर के नेतृत्व में लगभग 50,000 सैनिक थे। प्रधान सेनापति मीर जाफर के अलावा सिराजुद्दौला की सेना के दो अन्य मुख्य सेनापति यारलुफ्त खां और राय दुर्लभ भी कलायू के साथ मिल चुके थे। अतः उनके नेतृत्व में नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। नवाब की तरफ से मीर मदान, मीर मोइनुद्दीन खान व मोहनलाल के नेतृत्व वाली एक छोटी टुकड़ी ने बहादुरी से संघर्ष किया। 40-50 फ्रांसीसी सैनिकों ने भी अपने सेनापति सिनफ्रे सेंट फ्राइस के नेतृत्व में इस युद्ध में भाग लिया। गोली लगने के कारण मीर मदान मारा गया, किंतु मोहनलाल के नेतृत्व में बहादुरी से लड़ रही अपनी सेना को सिराजुद्दौला ने मीर जाफर की सलाह के बाद पीछे बुला लिया। इसके बाद नवाब की सेना में भगदड़ मच गई और 4 बजे वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें गलत कथन कौन सा है ये बताना है। तो इसमें गलत कथन है, नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में हो गई थी। तो मीर मदान की हत्या युद्ध के आरंभ में नहीं बल्कि युद्ध के मध्य में हुई थी। तो सही नंबर गलत है। ए नंबर 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हो गया। तो यह बात सत्य है। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया, यह भी सत्य है। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया, तो यह भी सत्य है। तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो सही नंबर है जो इसका गलत कथन होगा। मीर मदान की मृत्यु युद्ध के आरंभ में नहीं बल्कि मध्य में हुई थी। मालेसन ने लिखा कि 23 जून की सुबह 8 बजे दोनों पक्षों के तरफ से युद्ध की तैयारियां पूर्ण कर ली गई। सेंट फ्राइस के नेतृत्व वाली फ्रेंच टुकड़ी ने अपनी तोपों से युद्ध की शुरुआत की। 3 घंटे तक कोई निर्णय नहीं होने पर 11 बजे कलायू ने अपने प्रमुख अधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया। मीर मदान अंग्रेजों की बुरी स्थिति को भांपते हुए एक टुकड़ी के साथ काफी आगे तक आ गया। अंग्रेजों ने न केवल इस टुकड़ी को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की बल्कि मीर मदान इस दौरान घायल भी हो गया। जब तक मीर मदान जीवित रहा तब तक सिराजुद्दौला के लिए संभावनाएं समाप्त नहीं हुई थी। मीर मदान की मृत्यु की खबर मिलने पर भयभीत सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को बुलावा भेजा और उसके सामने अपनी पगड़ी रखते हुए अत्यंत कातर शब्दों में प्राण बचाने की विनती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में पराजय के बाद सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का उपयोग किया था? तो उसने ऊंट का उपयोग किया था। सुंदरलाल ने लिखा है कि थोड़े से रक्तपात के बाद 23 तारीख की शाम तक असहाय सिराजुद्दौला को अपने हाथी पर सवार होकर मुर्शिदाबाद की ओर भागना पड़ा। इसके विपरीत अधिकांश लेखकों के अनुसार वह तेज दौड़ने वाले ऊंट पर बैठकर प्लासी के मैदान से भागा। तपन मोहन चट्टोपाध्याय प्लासी के युद्ध भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली ने भी लिखा है कि तीसरे पहर 4 बजे के लगभग अंग्रेजों को और अधिक नजदीक आते देख नवाब सिराजुद्दौला घबराए। एक खूब तेज चलने वाले ऊंट पर सवार हो वे युद्ध छोड़कर चटपट राजधानी की ओर भागे। एच डोडवेल ने द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भाग 5 के पृष्ठ 150 पर लिखा है कि सिराजुद्दौला एक तेज दौड़ने वाले ऊंट पर सवार होकर भाग निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का कारण? तो अपने वो था आंतरिक साजिश और विश्वासघात। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात हुआ था, इसी के चलते हुए युद्ध हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या की थी वो थे मोहम्मद बेग। मोहम्मद बेग ने जो सिराजुद्दौला की हत्या की थी। तो मोहम्मद बेग या ऑप्शन में नहीं है। मोहम्मद बेग जो मीरान के संरक्षण में ही हत्या की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीरान। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर मीर जाफर के पुत्र मीरान के संरक्षण में रखा गया, जहां मोहम्मद बेग जिसका दूसरा नाम था लाल मोहम्मद ने उसकी हत्या कर दी। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो रामनारायण जो सिराजुद्दौला का सेना नायक था, राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार था और मीर मदान मीर जाफर का दीवान था। ये तीनों बातें तो गलत है। इसमें सही सुमेलित पूछा है तो सही सुमेलित है जगत सेठ, बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का मुख्य प्रतिफल था।
तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का मुख्य प्रतिफल बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल के नवाब थे उन पर ब्रिटिशों के प्रभाव की वृद्धि हो गई थी। प्लासी के विजय के बाद अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में रेजिडेंट रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया। सैद्धांतिक रूप से मीर जाफर की स्थिति सिराजुद्दौला की स्थिति से भिन्न नहीं थी, फिर भी व्यवहार में उच्चतम अधिकार कलायू के हाथों में चले गए थे, क्योंकि नया नवाब अपने नव प्राप्त पद के बनाए रखने के लिए संपूर्ण रूप से उसके समर्थन पर निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा है? तो यह बात कही थी नवीन चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई के बाद निम्नलिखित बयान किसने किया? ब्रिटेन को अपना कोई लाभ उठाने से पूर्व भारत के लोगों को समृद्ध बनाना होगा। ब्रिटेन का भारत पर राज्य अधिकार जैसा कि उसके नेताओं का मानना था वैध हो सकता है, लेकिन केवल न्यायिक शासन द्वारा। तो यह बात कही थी एडमंड बर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो वह था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रारंभ किया, तो वह युद्ध कौन सा था? तो वह युद्ध था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी इस समय का था नहीं, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तो एक नंबर तो गलत है। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं बल्कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो 2 नंबर भी गलत है। 3 नंबर, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो 3 नंबर ऑप्शन जो सत्य है। तो 3 नंबर, केवल 3 वह नंबर इसका राइट आंसर होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया, जबकि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव पहली बार बंगाल किस रूप में आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो पहली बार बंगाल आया था तब वह एक सिविल सर्वेंट के रूप में आया था। इतिहासकार सुशील चौधरी, सिराजुल इस्लाम और मार्क वेन जोन्स के अनुसार क्लाइव ने 1749-50 की सदियों में कलकत्ता की यात्रा की। पिगट को मद्रास का गवर्नर 1755 में बनाया गया तथा प्रश्न में दिए गए शेष 2 विकल्पों की घटनाएं क्लाइव की इस यात्रा के बाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि अंग्रेज सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। तो ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव की लोमड़ी के रूप में कौन जाना जाता था? तो क्लाइव की लोमड़ी या क्लाइव के गेदड़ के रूप में जो जाने जाते थे वो थे मीर जाफर। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। मीर जाफर था। तो मीर जाफर कौन था? तो मीर जाफर था बंगाल का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तो वह नीति में महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा था? तो बंगाल के हिंदू अधिकारियों को संरक्षण देना। क्लाइव बिना विधिवत अधिकारों या विशेषाधिकारों के मीर जाफर के कामों पर यथेष्ट नियंत्रण रखता था। खासकर उसने दीवान राय दुर्लभ और बिहार के गवर्नर राम नारायण जैसे कुछ विख्यात हिंदू अफसरों को नष्ट करने से रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बंगाल में अपना व्यक्तिगत व्यापार किसके द्वारा करते थे? तो वो करते थे दस्तकों का दुरुपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? तो दस्तक जारी करते थे फोर्ट विलियम का गवर्नर। मीर कासिम का झगड़ा आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर हुआ। उसने केवल उस दस्तक का प्रश्न उठाया जो कलकत्ता काउंसिल के प्रधान ने दी हुई थी तथा उसके अनुसार कर की छूट होती थी तथा जिसकी सहायता से कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार भी करते थे तथा नवाब को कर से वंचित करते थे। यही नहीं, अब इन अधिकारियों ने यह दस्तक धन लेकर भारतीय व्यापारियों को देना भी आरंभ कर दी, जिससे शेष मिलने वाला कर भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आंतरिक व्यापार के प्रश्न पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई? तो वह थे बंगाल के नवाब मीर कासिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो संघर्ष का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग करने से किससे अधिक संबंध बिगाड़ दिए? तो मीर कासिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। कथन ए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार स्थापित किया, तो यह बात सत्य है। वह अवध के नवाब के साथ निकट संबंध चाहता था। तो मीर कासिम का राजधानी परिवर्तन करने का मुख्य जो उद्देश्य था वह था अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम हो। तो आर है जो गलत है, तो ए सही किंतु आर असत्य है, तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया? तो मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान करने वाले बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के उन जिलों की पहचान कीजिए जिनके स्वतंत्र राजस्व को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन में नहीं है क्योंकि तीन गांव थे, मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव। तो मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव ये तीनों ऑप्शन है ही नहीं। वर्धमान है, मिदनापुर के साथ हुगली है, तो हुगली नहीं होगा यहाँ। अगर चटगांव होता तो 1 नंबर सही होता, लेकिन ये इसको बोनस क्वेश्चन माना गया क्योंकि सारे ऑप्शन है जो गलत है, चारों विकल्प गलत है। 25 फरवरी 1760 को क्लाइव के इंग्लैंड लौटने के शीघ्र बाद नवाब मीर जाफर के पुत्र मीरन की मृत्यु हो गई। नवाब के विश्वासघात और अयोग्यता तथा कंपनी के रुपए चुकाने की असमर्थता ने उसे अपने परिवार को अंग्रेजों के लिए अरुचिकर बना डाला। अस्थायी गवर्नर होलवेल ने राज्य का शासन ले लेने की साहसपूर्ण सलाह दी, किंतु काउंसिल के अन्य सदस्यों ने इसे पसंद नहीं किया। तब उसने नवाब के दामाद मीर कासिम के पक्ष का समर्थन किया। स्थायी गवर्नर वेंसिटार्ट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तदनुसार 27 दिसंबर 1760 को मीर कासिम के साथ एक गुप्त संधि हुई, जिसके अनुसार उसने नायब सूबेदार बनने के बदले कंपनी को बकाया चुकाने के साथ वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव के 3 जिले देना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो वह ब्रिटिश अधिकारी था मेजर एडम्स। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध बिहार में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मुनरो ने। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के काफी पहले ही जुलाई 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब पुनः बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किस भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? तो भारतीय शासकों में हिस्सा लेने वाले थे शाह आलम जो दिल्ली के शासक थे, सुजाउद्दौला जो अवध के शासक थे, और मीर कासिम जो बंगाल से थे। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? तो अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ने वाले इसमें थे मोहम्मद खां बख्श, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। इन तीनों ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी बक्सर के युद्ध 1764 में। तो बक्सर के युद्ध 1764 में बंगाल के नवाब को हानि हुई थी। इसमें बंगाल के नवाब को सबसे ज्यादा हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया, तो वह था बक्सर का युद्ध। एक अंग्रेज विद्वान हुए थे रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा था कि बक्सर बंगाल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की जन्मभूमि माननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अच्छी सेवा में लगा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो पहला कथन, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की पूंजी प्रदान की। तो यह तो 1 नंबर तो इसका राइट है। 2 नंबर 2 नंबर है कि 1765 में हुए इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश
को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। तो 2 नंबर भी है जो इसका सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है, तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को में से कौन सा सत्य है? पहला, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनके शस्त्र शक्ति से नहीं, कहीं अधिक उनके राजनीतिक कौशल से जीता गया। तो ये बात सत्य है। 2 नंबर, बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। तो यह भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य, तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य दिया था सर स्टीफन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? तो यह संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो यह दी थी इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1765 में निष्पादित इलाहाबाद की संधि में भाग लिया था? तो इलाहाबाद की संधि में भाग लेने वालों में थे शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत है? तो इसमें से गलत कथन पूछा कौन सा है? पहला, इसमें 11 उपबंध थे, यह सत्य है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ, यह भी सत्य है। इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दे दिया गया, यह भी सत्य है। युद्ध के हर जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने के लिए सहमत हुआ। तो एक ही किस्त में नहीं, बल्कि उसने कहा कि मैं ये 50 लाख रुपए धीरे धीरे किस्तों में जमा कराऊंगा। तो द नंबर है जो गलत हो गया। तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो द नंबर। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि द्वारा कोरा व इलाहाबाद के जिलों जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिए गए थे, चुनार जिसे अंग्रेजों ने अपने पास रखा और बनारस की जिम्मेदारी ब्रिटिश संरक्षण में बलवंत सिंह के परिवार के पास रहेगी। हालांकि औपचारिक रूप से अवध के नवाब का नियंत्रण बना रहेगा को छोड़कर सुजाउद्दौला के सभी प्रदेश उसे वापस सौंप दिए गए। सुजाउद्दौला ने युद्ध खर्च के हर्जाने के रूप में किस्तों में 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। अपने प्रदेशों की सुरक्षा के लिए सुजाउद्दौला ने कंपनी के साथ एक सुरक्षा संधि की और इस उद्देश्य से रखी जाने वाली कंपनी की सेना का व्यय भुगतान करना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों को अवध में मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई, किंतु यह शर्त सुजाउद्दौला की प्रार्थना पर कुछ समय बाद हटा ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इलाहाबाद की संधि के अनुसार अवध के नवाब अंग्रेजी कंपनी को इलाहाबाद व कड़ा सौंप देंगे। तो इलाहाबाद और कड़ा जो अवध के नवाब ने नहीं, बल्कि शाह आलम द्वितीय को दिए गए थे। तो 1 नंबर है जो गलत हो गया। दूसरा, बनारस की संधि के अनुसार अंग्रेजी कंपनी ने इलाहाबाद व कड़ा को 2 करोड़ रुपए में अवध के नवाब को बेच दिया। तो 2 करोड़ रुपए में नहीं, बल्कि 50 लाख रुपए में बेचा था। तो 1 और 2 दोनों ही गलत है, तो न 1 और न 2 सही। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इलाहाबाद की संधि द्वारा अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा मुगल सम्राट को सौंप देना स्वीकार किया। बनारस की संधि 1773 के द्वारा अंग्रेजों ने ये दोनों प्रदेश 50 लाख रुपए के बदले अवध के नवाब को सौंप दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? तो यह अधिकार प्राप्त किया था अवध के नवाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की सही घोषणा करना। तो ए नंबर आंसर है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी में अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? तो अंग्रेजों को जो राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानी और निजामत को अलग रखने की मुगल रीति अधोलिखित में से किस युद्ध के बाद बंगाल में नाम मात्र के लिए पुनर्जीवित हो गई? तो बक्सर का युद्ध 1764 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी के युद्ध के बाद बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? तो पलासी के युद्ध के बाद बिहार का उप दीवान जो सिताब रॉय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खां को। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ घटनाओं का जिक्र कर रखा है, जिनमें सबसे पहली है काल कोठरी की। काल कोठरी की जो घटना ये है,
20 जून 1756 की। बक्सर का युद्ध है जो 23 अक्टूबर 1764 का। मीर जाफर की मृत्यु है जो 5 फरवरी 1765 की। और इलाहाबाद की संधि है जो 12 अगस्त 1765 की। तो ये चारों ये कालक्रम में ही व्यवस्थित है, 1, 2, 3 और 4। तो ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले है बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। तो बंगाल में जो द्वैध शासन की समाप्ति की थी वो की थी 1772 में। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जो संधि की गई थी वो की गई थी 1765 के अंदर। तो 2 नंबर में 1765 आएगा। तीसरा प्लासी का युद्ध, प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1757 में। और वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई, उसके पश्चात वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ। सबसे पहले 3 नंबर प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, उसके पश्चात वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ। तीसरे नंबर पर इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई। और चौथे नंबर पर बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति जो 1772 में हुई। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की द्वैध शासन व्यवस्था को सही प्रकार से वर्णित करता है? तो वह 6 नंबर, राजस्व प्रशासन और दंड न्याय के प्रशासन का पृथक्करण कर दिया गया और ये क्रमशः ब्रिटिश और नवाब के नियंत्रण में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध लागू किया क्योंकि क्योंकि उसे बंगाल के लोगों के प्रतिकूल प्रतिक्रिया का भय था। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के दोहरे शासन के फलस्वरूप निम्नलिखित परिणाम का राजस्व वसूली का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कौन सा आया? तो 30 लाख पाउंड स्टर्लिंग सालाना। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में अब प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध या दोहरा शासन किसने समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया था 1772 ईस्वी के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि 1765 से 1772 की अवधि की बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? तो यह बात कही थी के.एम. पणिकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की कि बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगल में बदल गया जिसे केवल जंगली जानवरों का निवास है? तो यह बात को लॉर्ड कॉर्नवालिस से कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चैत सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक शक्ति संयोजन ने अवध की बेगमों के धन को लूटने का षड्यंत्र रचा? तो ये हेस्टिंग्स और नवाब वजीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ घटनाएं दे रखी है इनको हमें तिथि क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहला जो नाम है वो है मीर जाफर की मृत्यु। तो मीर जाफर की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी फरवरी 1765 के अंदर। तो फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हुई थी। बक्सर का युद्ध आप सबको पता है 1764 के अंदर हुआ था। ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की जो घटना हुई थी ये हुई थी 1756 के अंदर। और इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जो संधि है ये हुई थी अगस्त 1765 के अंदर। इसके अलावा 5वां नंबर ऑप्शन, कलकत्ता, क्लाइव की कलकत्ता के गवर्नर के रूप में अपना प्रथम कार्यकाल पूरा कर इंग्लैंड वापसी। तो क्लाइव जो कलकत्ता के गवर्नर के रूप में प्रथम कार्यकाल पूरा करके इंग्लैंड गए थे 1760 के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहले जो आएगा वो आ जाएगा 3 नंबर, ब्लैक होल की घटना जो 1756 में हुई थी। इसके पश्चात जो क्लाइव इंग्लैंड गया था 1760 के अंदर। दूसरे नंबर पर 5 नंबर ऑप्शन आएगा। तीसरे पर बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ। चौथे नंबर पर मीर जाफर की मृत्यु जो फरवरी 1765 में हुई। और 5वें नंबर पर आएगा इलाहाबाद की संधि जो अगस्त 1765 में हुई थी। तो 3, 5, 2, 1 और 4 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी घटना जो सही सुमेलित नहीं है? तो देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818, देवगांव की जो संधि 17 दिसंबर 1818 को नहीं हुई थी तो ये जो गलत हो गया। ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये तीनों सही है। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका
गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह स्थान 1664 में सम्राट औरंगजेब के सूबेदार शाइस्ता खान ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के दौरान 1757 में इस पर ब्रिटिश कंपनी ने अधिकार कर लिया, किंतु बाद में इसे फ्रांसीसियों को वापस दे दिया। 1778 में अंग्रेजों द्वारा पुनः अधिकृत कर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाने पर पेरिस की संधि 1783 द्वारा पुनः फ्रांसीसियों को सौंप दिया गया। यूरोप में क्रांतिकारी युद्धों के भड़क उठने पर अंग्रेजों द्वारा 1793 में पुनः बलात् अपहत करके होकर यह स्थान 1815 में पुनः फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से सौंप दिया गया और फिर यह 1951 में भारतीय गणराज्य में स्थानांतरित होने तक उनके वैदेशिक साम्राज्य का अंग बना रहा। तो यह कौन सा स्थान था? तो यह था चंद्रनगर। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा जो था वो था लुई 15वां। 6 नंबर ऑप्शन, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष 1746 से 1763 के दौरान फ्रांस का जो शासक था वो था लुई 15वां, जो 1715 से लेकर 1764 तक फ्रांस का शासक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए थे? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? तो यह था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वह था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग 1740 से 48 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक प्रमुख कारण था, लेकिन इसका तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। मजूमदार, राय चौधरी और दत्त फ्रांस का वृहत इतिहास ने लिखा कि वॉरनेट के अधीन अंग्रेजी जल सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिए जाने पर वस्तुतः लड़ाई छिड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट थोमे के युद्ध अथवा अड़ियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो कर्नाटक के नवाब को जो पराजित किया था वो थे फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आधिकारिक उत्तर तालिका में डुप्ले को सही उत्तर माना गया है, जो उस समय पांडिचेरी का गवर्नर था। 4 नवंबर 1746 को अड्यार नदी के किनारे सेंट थोमे की लड़ाई में कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना, जिसमें 230 यूरोपियन व 700 हिंदुस्तानी सिपाही थे, ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बेटे महफूज खां के नेतृत्व वाली 10,000 सैनिकों की बड़ी सेना को परास्त कर दिया गया। इस युद्ध को स्पष्ट कर दिया कि कठोर अनुशासन, आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से लैस और बेहतर यूरोपीय युद्ध पद्धति द्वारा बड़ी से बड़ी एशियाई सेना को परास्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले की अवज्ञा कर ला बारदूनो द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें कौन सा कारण नहीं था यह पूछा। डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता जताना ये तो था। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था। ला बारदूनो ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था। फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बारदूनो को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था, तो यह कारण नहीं था। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस किस संधि के दौरान लौटाया गया था? तो फ्रांसीसियों ने मद्रास जो अंग्रेजों को वापस दिया था एक्स-ला-चैपेल की संधि जो 1748 में हुई, और इसी के साथ ही जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम दक्षिण भारत की में किसकी प्रतिष्ठा बढ़ी? तो इसे फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। यह 1746 से प्रारंभ होकर 1748 में समाप्त हुआ, तो यह सत्य है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की, तो यह भी सत्य है। चांदा साहब को बंदी बनाकर उसे फांसी दे दी गई, तो चांदा साहब को जो बंदी बनाकर फांसी दी थी यह प्रथम कर्नाटक युद्ध में नहीं बल्कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दी गई थी, तो 3 नंबर जो गलत हो जाएगा। 4 नंबर, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, तो 4 नंबर भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सत्य है। 3 नंबर जो चांदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी थी, यह फांसी उनको प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय नहीं बल्कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान दी थी, तो 3 नंबर गलत है। 1, 2 और 4 सही है,
तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सला सेपेल की संधि 1748 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो एक्सला सेपेल संधि से हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी दोनों ही कथन सत्य है। तो एक और दो दोनों सत्य है। 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया? तो बुशी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य को फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई? तो वांडीवास के युद्ध। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, तो यह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो इसमें अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था वो था सर आयरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो वह था काउंट लाली। किसने डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा? तो डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कौन से युद्ध को कहा था? तो यह कहा था द्वितीय कर्नाटक युद्ध को। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध डुप्ले द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेने की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो इसमें जो उत्तरदायी कारण था वह था फ्रांसीसी घरेलू सरकार ने अपेक्षित वित्तीय व सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाई थी। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1763 में किस संधि के कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो यह हुआ था पेरिस संधि के कारण। यूरोप में जो 7 ईयर वॉर चल रहा था जो 1763 में समाप्त हुआ, उस समय पेरिस की संधि हुई थी, वो यूरोप में हुई थी। और उसी संधि के साथ भारत में भी तीसरा कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था उसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के फलस्वरूप भारत स्थित फ्रांसीसी और ब्रिटानी बस्तियों के बीच भी खुली शत्रुता पैदा हो गई। दक्षिण में डुप्ले और बुस्सी की प्राप्तियों को 1760-61 में तहस नहस कर दिया गया। भारत में फ्रांसीसी परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन का प्रावधान किस संधि में किया गया? तो यह भी पेरिस संधि में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ कथन दे रखे हैं, भारत में फ्रांसीसी कमांडर काउंट व लाली अंग्रेजों के विरुद्ध विफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि फ्रांस में सत्ताधारी शासन ने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में कोई महत्व नहीं जाना। तो यह बात सत्य है। नौसैन्य शक्ति में फ्रांसीसी अंग्रेजों की तुलना में कम सक्षम थे। तो यह भी सत्य है। थल तथा समुद्री बलों के फ्रांसीसी कमांडरों में मतभेद थे। तो यह भी सत्य है। अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण फ्रांसीसी कमांडरों को भारी रिश्वत दी थी। तो यह बात गलत है। किसी भी फ्रांसीसी कमांडर को कोई रिश्वत नहीं दी गई थी। तो 1, 2 और 3 सत्य है और 4 नंबर है जो असत्य है। तो इसमें सत्य कथन पूछे हैं 1, 2 और 3। 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ युद्धों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन संधियों के या फिर युद्ध के जो परिणाम क्या निकले थे उनका जिक्र कर रखा है जो हमें मिलान करना है। तो सबसे पहला आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है यह एक्सला चैपल संधि के साथ ही समाप्त हुआ था। तो 1 में 4 होगा। दूसरा तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक जो युद्ध है यह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध यह एक निर्णायक युद्ध रहा था। इसमें ना किसी की जीत हुई थी और ना ही किसी की हार। चौथे नंबर पर है प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध में जो ब्रिटिशों की हार हुई थी। तो द में जो 2 नंबर होगा। तो 1 में 4, 2 में 1, 3 में 3 और 4 में 2। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना यह सत्य है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, तो अंग्रेजों की जो नौसेना है वो सबसे बेहतर नौसेना मानी जाती है। तो ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों राइट है। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि वो जो है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी जो दक्कन में असफल रहे थे वो इसलिए रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी जो अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर पाए। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध में फ्रांस की जल शक्ति का इतना हवास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी
जलपोत नहीं था। यदि शेष कारण बराबर भी होते तो यह जल सेना की वरिष्ठता फ्रांसीसियों को परास्त करने के लिए पर्याप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ युद्धों का जिक्र कर रखा है जिनको हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला है सेंट थॉम का युद्ध। सेंट थॉम का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1746 के अंदर। दूसरे नंबर पर है पिंडारी का युद्ध। पिंडारी का युद्ध जो हुआ था 1817 से 1818 के अंदर। तीसरा था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध आप सबको पता है 1764 में। और चौथे नंबर पर है चंदोर्ती का युद्ध। चंदोर्ती का जो युद्ध है वो होता 1758 में। तो इसमें सबसे पहले आएगा सेंट थॉम का युद्ध जो 1746 में हुआ। दूसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा, दूसरे नंबर पर चंदोर्ती का युद्ध आएगा जो 1758 के अंदर हुआ। तीसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ। और चौथे नंबर पर आएगा पिंडारी का युद्ध जो 1817-18 में हुआ था। तो 1, 4, 3 और 2, तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है? तो इनमें से सही सुमेलित कौन से हैं वो हमें बताना है। पहले वेदरा का युद्ध जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रियल एडमिरल बोस्केवन ने किया था, तो ये गलत है। ओडिवास का युद्ध जनरल कोट के नेतृत्व में। और बक्सर का युद्ध मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। तो 2 और 3 सत्य है, 1 नंबर गलत है। तो 2 और 3 जो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रियर एडमिरल बोस्केवन ने प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजयी रहा? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो हैदर अली विजयी रहा था, इसमें ब्रिटिश सेना को हार मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शक्ति गुटों में से कौन सा एक ब्रिटिश विरोधी मोर्चा 1780 में था? तो 1780 में जो ब्रिटिश विरोधी मोर्चा कौन था? तो इसमें मराठे थे, मैसूर थे, बरार का प्रदेश, बरार के शासक थे और निजाम था। तो 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का विकल्प चयन कीजिए। तो इसमें पहला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे, निजाम और हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे जो है, मराठे और जो निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे, तो वो अंग्रेजों के साथ नहीं थे। तो पहला कथन है जो गलत है। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया। तो ये दोनों ये जो उल्टे हैं, तो 1 और 2 दोनों गलत है। न तो 1 सही, न ये 2 सही। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोनों युद्धों दोनों युद्धों के प्रारंभ होने से पूर्व की स्थिति के संदर्भ में दोनों कथन सत्य है, किंतु युद्ध के दौरान के दिनों के संदर्भ में आंशिक सत्य ही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से पूर्व मराठे, निजाम और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट में शामिल हुए, लेकिन मराठों को जिन्होंने पहले मैसूर पर आक्रमण किया, रुपए देकर शीघ्र ही हैदर अली ने उनसे छुटकारा पा लिया। निजाम के साथ जनरल स्मिथ के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी ने अप्रैल 1767 में मैसूर पर हमला किया, लेकिन निजाम कर्नाटक के ब्रिटिश पक्ष से नवाब मोहम्मद अली के भाई और प्रतिद्वंदी महफूज खां के प्रभाव में आ गया। अतः अंग्रेजों का साथ छोड़कर वह शत्रु पक्ष से जा मिला। कुछ समय बाद वह हैदर का साथ छोड़कर पुनः अंग्रेजों के साथ आ मिला। 1779 में हैदर अली अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ में सम्मिलित हुआ, जिसे असंतुष्ट निजाम द्वारा संगठित किया गया था। बंबई प्रांत के संघर्षरत मराठे भी इस संघ में शामिल हो गए, किंतु प्रारंभिक युद्ध के बाद 1781 में हेस्टिंग्स ने अपनी कूटनीति से बरार के राजा महादजी सिंधिया और निजाम को हैदर से अलग करने में सफलता प्राप्त कर ली। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रारंभ दौर में मराठे और निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया, जिसके कारण द्वितीय कथन को भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो दूसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण बताया गया है, तो तात्कालिक जो कारण था वो था माहे पर ब्रिटिश कब्जा। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें किसी को भी सत्य नहीं माना, लेकिन माहे पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। मार्च 1779 में जो ब्रिटिश सेनापति थे ब्रेथवेट, इन्होंने माहे बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इस पर फ्रांसीसी नियंत्रण था और हैदर अली को जो फ्रांसीसी से ही सहायता प्राप्त होती थी। तो इसी के कारण जो यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ था।
आधिकारिक उत्तर तालिका में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, लेकिन मजूमदार, राय चौधरी व दत्त के अनुसार 1779 में माही पर ब्रिटिश अधिकार ने हैदर अली के रोष को बढ़ा दिया और उसने युद्ध की घोषणा की। तो यह बात सत्य है। मार्च 1779 में जो अंग्रेज के सेनापति थे ब्रेथवेट, इन्होंने माहे बंदरगाह पर कब्जा किया था और माहे बंदरगाह जो है फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था और फ्रांसीसी जो है हैदर अली को सहायता प्रदान करते थे। इससे हैदर अली नाराज हुआ और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? तो पोलिलुर में। अल्फ्रेड लॉयल के अनुसार 1780 के ग्रीष्म काल में कंपनी की साख अपने न्यूनतम स्तर पर थी। 10 सितंबर को ब्रिटिश सेनाओं को टिप्पू सुल्तान के हाथों पेरम्बक पोलिलुर के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और कर्नल वैली व सर डेविड बेयर्ड को बंदी बना लिया गया। हैदर अली ने इस गर्वित करने वाले विजय के चित्र श्रीरंगपट्टनम के दरिया दौलत नामक बाग की दीवारों पर चित्रित करवाए। नवंबर में हेस्टिंग्स ने हैदर अली का मुकाबला करने के लिए समुद्र मार्ग से आयरकोट के नेतृत्व में मद्रास भारी सैनिक सहायता भेजी। बुंदेलखंड व मालवा होकर स्थल मार्ग से कैप्टन फोपम, कर्नल कामक और कर्नल मयूर के नेतृत्व में सेना भेजी गई। आयरकोट ने निजाम व मराठों से हैदर अली को अलग कर उसे पोर्टनोवा 1 जुलाई 1781, पोलिलुर 27 अगस्त 1781 तथा सोलिंगुर 27 सितंबर 1781 के युद्धों में परास्त किया। पोर्टनोवा को उस समय महमूद बंदर के नाम से जाना जाता था और वह विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलोर, परबंकम एवं पोर्टनोवो स्थान निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाई हुई? तो यह हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने पोर्टनोवो में हैदर अली को पराजित किया था? तो आयरकोट के नेतृत्व में। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई? तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो दूसरे आंग्ल मैसूर के युद्ध बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी मंगलोर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नलिखित के आग्रह पर मंगलोर की संधि की गई। तो मंगलोर की संधि जो लॉर्ड मैकार्टने के आग्रह पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? तो लॉर्ड मैकार्टने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रादुर्भाव के पूर्व निर्मित त्रिगुट संधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है यह हमें बताना है। तो इसमें जो है सॉरी 1% पीछे रह गया। तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ गठित परिसंघ में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो इसमें शामिल कौन था? तो वह थे अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद का निजाम। तो अंग्रेज, मराठा और जो हैदराबाद का निजाम है ये तीनों इसमें शामिल थे। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व निर्मित त्रिगुट संधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मराठे इसके एक सदस्य के रूप में नहीं थे। तो मराठे इसके सदस्य के रूप में थे क्योंकि मराठे, निजाम और अंग्रेजों इन तीनों का ही जो त्रिगुट था। तो 6 नंबर जो गलत है, इसका निर्माण टीपू के विरुद्ध हुआ। त्रिगुट संधि का निर्माण टीपू की कूटनीतिक पराजय थी। ये दोनों ही सत्य है। 6 नंबर है जो गलत है। टीपू के विरुद्ध 1790 में किए गए इस त्रिगुट में अंग्रेजों के साथ मराठे और हैदराबाद का निजाम भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम हुए मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? तो वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्री रंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह की थी टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में टीपू की पराजय पर अंग्रेजों ने उससे निम्नलिखित राशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली। तो टीपू से कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली थी? तो वह थी 330 लाख रुपए, यानी कि 3 करोड़ 30 लाख रुपए जो टीपू से वसूली गई थी। श्री रंगपट्टनम की संधि में तय की गई राशि BL ग्रोवर के अनुसार 3 करोड़ तथा विद्याधर महाजन के अनुसार 3.50 करोड़ बताई गई है। सुंदरलाल ने मेजर इवांस बेल के विवरण के आधार पर 3.30 करोड़ रुपए बताई है। समकालीन
समकालीन जो इतिहासकार है विलक्स, इन्होंने यह राशि 3 करोड़ 30 लाख रुपए बताई है। तो समकालीन इतिहासकार ने 3 करोड़ 30 लाख बताई है, यानी कि 330 लाख। और मेजर इवांस बेल के विवरण के आधार पर भी 3.30 करोड़ है, लेकिन बी एल ग्रोवर ने 3 करोड़ बताई है। और इसके अलावा जो विद्याधर महाजन है, इन्होंने 3.50 करोड़ बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्री रंग श्री रंगपट्टम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। तो जो श्री रंगपट्टम में जो समझौता हुआ था, इसमें टीपू के दो पुत्रों को जो बंधक के रूप में अंग्रेजों को दिए गए थे। तो इनमें दो पुत्र कौन से थे? तो दो पुत्र इसमें थे अब्दुल खालिक और मौजूदीन। अब्दुल खालिक और मौजूदीन को जो बंधक के रूप में दिया गया था, फतेह हैदर उसमें शामिल नहीं था, दो ही पुत्र को थे। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। हरिपत फड़के की मध्यस्थता में से टीपू व कॉर्नवालिस के बीच मार्च 1792 में श्री रंगपट्टम की संधि हुई, जिसके अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को उनके मित्रों को सौंप दिया। अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार, मराठों को तुंगभद्रा नदी और उत्तर का भाग, निजाम को पन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश मिला। कॉर्नवालिस टीपू को गद्दी से उतारकर उसके संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर सकता था, किंतु ऐसा करने पर उसे मैसूर और मराठों व निजाम के साथ परस्पर बांटना पड़ता। क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू ने 3.30 करोड़ देना भी स्वीकार किया। अब जब तक इस राशि का भुगतान न हो, तब तक टीपू के दो पुत्रों अब्दुल खालिक व मुइजुद्दीन का जमानत के रूप में अंग्रेजों के संरक्षण में रखे जाने का प्रावधान किया गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आया? तो इसमें से मालाबार का जो क्षेत्र है, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने अपने मित्रों को बिना ताकतवर बनाए अपने शत्रु को कमजोर बना दिया गया है। यह बात कब की गई थी? तो यह तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया। यह बात किन्होंने कही थी? तो यह बात कही थी कॉर्नवालिस ने, जो तीसरे आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद श्री रंगपट्टनम की संधि के पश्चात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो सत्य नहीं है? तो उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई, ये सत्य है। उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली, यह भी सत्य है। उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, यह भी सत्य है। वह जेरोदिन दल का सदस्य था, तो वह जेरोदिन दल का नहीं बल्कि जैकोबिन दल का सदस्य था। तो बे नंबर है जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कारण ए और कथन ए और कारण आर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, यह बात सत्य है। राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाने के लिए उसने अत्यंत प्रयत्न किए, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर में जो कारण दे रखा है वो ए के लिए उचित नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में कहा गया है कि निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर चांदी के कुछ सिक्के दे रखे हैं और आगे उनका वजन लिखा है, तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आबिदी जो 87 ग्रेन का था, जाफरी जो 20 ग्रेन का था, बाकिरी जो 43 ग्रेन का था, और काजिमी 8 ग्रेन का नहीं बल्कि काजिमी जो 10 ग्रेन का था। तो द नंबर गलत है, काजिमी 8 ग्रेन की जगह 10 ग्रेन का होगा। आबिदी 87 ग्रेन सत्य है, जाफरी 20 ग्रेन यह भी सत्य है, और बाकी नहीं ये 43 ग्रेन यह भी सत्य है। टीपू के राज्य में सिक्कों की ढलाई के लिए 12 टकसालें थी। उसने 4 तरह की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, जिनमें पैगंबर के नाम पर 211 ग्रेन का स्वर्ण रुपया मोहर अहमदी 4 पेगोड़ा के बराबर और प्रथम खलीफा अबू बकर के नाम पर प्रारंभ 106 ग्रेन का शादी की 2 पेगोड़ा के बराबर होता था। पेगोड़ों को सामान्य सुल्तानी पेगोड़ा कहा जाता था, जिसका वजन 52.5 ग्रेन होता था। इसे द्वितीय खलीफा उमर फारूका के नाम पर फारूकी कहा जाता था। फनाम का वजन 5 से 6 ग्रेन होता था। टीपू ने 7 प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए, जिनमें चौथे खलीफा व प्रथम इमाम हजरत अली के नाम पर 252 से 255 ग्रेन का हैदरी 2 रुपया
175 ग्रेन का इमामी 1 रुपया, 87 ग्रेन का आबिदी आधे रुपया, 43 ग्रेन का बाकरी चौथाई रुपया, 20 ग्रेन का जाफरी रुपये का 8वां हिस्सा और 10 ग्रेन का काजिमी जो रुपये का 16वां हिस्सा और 5 ग्रेन का खिजरी जो रुपये का 32वां हिस्सा शामिल थे। उसने 5 प्रकार के तांबे के सिक्के भी चलाए जिन पर प्राय हाथी का अंकन मिलता है। तांबे के सिक्कों में 2 पैसे को उस्मानी तीसरे खलीफा के नाम पर अथवा मुस्तारी बृहस्पति ग्रह का अरबी नाम कहा जाता है, जिसका वजन 331 से लेकर 352 ग्रेन के मध्य होता था। इससे छोटे सिक्कों में 174 ग्रेन का जोहरा शुक्र ग्रह का फारसी नाम 1 पैसा, 87 ग्रेन का बहराम मंगल ग्रह का फारसी नाम आधा पैसा, 42 ग्रेन का अख्तर तारे के लिए फारसी शब्द चौथाई पैसा और 21 ग्रेन का कुतुब जो ध्रुव तारे के लिए अरबी शब्द है जो पैसे का 8वां हिस्सा होता था शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा है और गलत विकल्प कौन सा है। हमें सही विकल्प बताना है। पहला, हैदर अली ने 1757 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो डिंडीगुल में हैदर अली ने जो शस्त्रागार की स्थापना की थी 1757 में नहीं बल्कि 1755 में की थी। हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी। तो हैदर अली की मृत्यु जो 1783 में नहीं बल्कि 1782 में हुई थी। तो 1 और 2 दोनों गलत है। तीसरा, टिप्पू सुल्तान ने श्री रंगपट्टम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो यह सत्य है। 4 नंबर, टिप्पू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो 4 नंबर भी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो 3 और 4 है जो इसके सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था। तो वह था टिप्पू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान लड़ते हुए किस युद्ध में दिवंगत हुआ। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टिप्पू सुल्तान के साथ हुए युद्धों में जिसमें टिप्पू की मृत्यु हो गई, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी। तो इसमें जो अंग्रेजी सेना की कमान संभाल रहे थे वो थे जनरल हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पू कहाँ मारा गया। तो टिप्पू श्री रंगपट्टम में 4 मई 1799 को जो टिप्पू की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया। तो 1799, 4 मई 1799। अब भारत हमारा है यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी। तो यह की थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का साम्राज्य अब हमारे पैरों में है यह कथन संबंधित है। तो यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों की विजय के बाद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो बात कही थी ये बात कही थी पीटर आर्बर ने। ये बात भी आप ध्यान रखना, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद पीटर आर्बर नाम के एक अंग्रेजी अधिकारी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। टिप्पू के उत्तराधिकारियों के शासन का अंत हो गया, यह सत्य है। मैसूर के पूर्व राजा के साथ एक सहायक संधि की गई, यह भी सत्य है। युद्ध के दौरान टिप्पू सुल्तान मारा गया, यह बात भी सत्य है। मैसूर पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया। तो मैसूर जो है पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन नहीं हुआ बल्कि मैसूर राज्य को 3 भागों में बांटा गया। जो अंग्रेजों का गठबंधन था उनने तीनों ने इसे समान रूप से विभाजित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के में टिप्पू सुल्तान के पराजय तथा मृत्यु के उपरांत अंग्रेजों ने किस राजवंश के नाबालिग बालक को मैसूर का नरेश बनाया। तो अंग्रेजों ने जो एक नाबालिग बालक को मैसूर का जो नरेश बनाया था वह था वाडियार वंश का शासक, और वाडियार वंश के उस शासक का नाम था कृष्णराज। तो कृष्णराज को जो इन्होंने मैसूर का शासक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 में 1799 में टिप्पू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेस्ली ने किसे बैठाया। तो यह बैठाया था कृष्णराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से गलत कथन बताना है कौन सा है। सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध सत्य है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह भी सत्य है। हेक्टर मोनरो बक्सर का युद्ध यह भी सत्य है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं बल्कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में
नेतृत्व किया था। तो द नंबर है जो इसका गलत आंसर है, तो इसमें गलत आंसर ही पूछा, तो द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो वह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टिपू पराजित किया गया और युद्ध के बीच में मारा गया। तो यह बात है जो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं। पहला, हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया क्योंकि मद्रास शासन ने उसको फ्रांसीसियों एवं मराठों के विरुद्ध सहायता करने की सहमति दी थी। तो यह बात सत्य है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बना, यह भी सत्य है। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू सुल्तान द्वारा पश्चिमी तट पर अपना नियंत्रण दृढ़ करने का प्रयास था। तो यह भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ कुछ घटनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ उन घटनाओं से संबंधित व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहला है प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था, यह इसमें प्रथम मैसूर युद्ध जो संबंध है उसका संबंध है कर्नल स्मिथ से। इस समय अंग्रेजी सेना का जो सेनापति थे कर्नल स्मिथ है। दूसरे नंबर पर है द्वितीय मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय मैसूर युद्ध, तो तृतीय मैसूर युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो थे कॉर्नवालिस। और चतुर्थ मैसूर युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया वो क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो 1 में 5, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 3। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ युद्धों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो संध्या दे रखी है जिस संधि के साथ वो युद्ध समाप्त हुआ था। तो सबसे पहले आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी एक्सला-शापेल की संधि के साथ। दूसरे नंबर पर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वह हुआ था श्री रंगपट्टम की संधि के साथ। तो तीसरे नंबर पर है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि के साथ समाप्त हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो पेरिस की संधि की गई थी, उस पेरिस संधि के साथ तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4 और 4 में 1। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें प्रथम सिख युद्ध लाहौर की संधि हुई, प्रथम मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई, द्वितीय मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि हुई और प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस की संधि नहीं, बल्कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जो एक्सला-शापेल की संधि हुई थी, जो पेरिस की संधि हुई थी वो हुई थी तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद। तो 1 नंबर है जो गलत हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध और संधि के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर भी एक तरफ युद्ध दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो युद्ध समाप्त होने पर जो संधि हुई थी उस संधि का जिक्र कर रखा है। तो इसमें से कौन सा गलत है? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एक्सला-चेपेल की संधि हुई, ये सत्य है। प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध बाद मद्रास की संधि हुई, यह भी सत्य है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि हुई, यह भी सत्य है। द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद श्री रंगपट्टम की संधि हुई। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और जो श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो श्री रंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो हुई थी तीसरे आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद। तो बे नंबर इसमें गलत हो जाएगा। तो गलत कथन ही पूछा है, तो बे नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उनके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। यह किसने अंजाम दिया? तो यह थे मार्क्वेस ऑफ रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में वॉरेन हेस्टिंग्स को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिला? तो माधवराव की मृत्यु के बाद पुणे में शक्ति शून्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1775 से 1782 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
हुआ, तो वह हुए थे रघुनाथ राव राघोबा जिन्हें कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो यह किए थे 7 मार्च 1775 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत की संधि अंग्रेजों और निम्नलिखित मराठा सरदार के बीच हुई थी? तो यह अंग्रेजों के और रघुनाथ राव यानी कि राघोबा के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र कहा था? तो पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ बड़गांव का समझौता संबंध था? तो बड़गांव का जो समझौता है ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के से संबंध है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जनवरी 1779 को बड़गांव नामक स्थान पर अपनी पराजय के बाद ब्रिटिश सेना को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस संधि का गवर्नर जनरल द्वारा अनुमोदन न होने तक 2 अंग्रेज अधिकारियों फॉर्मर व स्टुअर्ट को जमानत के रूप में मराठों के पास बंधक रखा जाना तय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो इसमें से कौन सी जो संध्या है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर जो कुछ संध्या दे रखी है इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बड़गांव का सम्मेलन, बड़गांव का जो सम्मेलन हुआ था यह हुआ था जनवरी 1779 को। तो जनवरी 1779 में बड़गांव का सम्मेलन हुआ। पुरंदर की संधि जो हुई यह हुई थी 1776 में। सूरत की संधि, सूरत की जो संधि हुई थी यह हुई थी 1775 के अंदर, और सालबाई की संधि हुई थी 1782 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आएगा सूरत की संधि। सूरत की संधि जो 1775 के अंदर हुई। इसके पश्चात पुरंदर की संधि जो 1776 के अंदर हुई। तीसरे नंबर पर बड़गांव सम्मेलन जो 1779 में हुआ, और चौथे नंबर पर आएगा सालबाई की संधि जो 1782 में हुई। तो 3, 3, 2, 1 और 4, तो ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो सालबाई संधि के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि किन के मध्य हुई थी? तो सालबाई की संधि महादजी सिंधिया और वॉरेन हेस्टिंग्स के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि 1782 से क्या हुआ? तो इससे महादजी सिंधिया की शक्ति बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1782 में मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो यह महादजी सिंधिया के आग्रह पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि 1782 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। तो इसमें पहला ही कथन सत्य है कि सालसेट और एलिफेंटा जो अंग्रेजों के पास रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया? तो अंग्रेजों ने जो माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेजरी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया? तो यह क्या था? उसके साथ सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के आरंभ में आरंभिक वर्षों में लॉर्ड वेलेजली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर कैसे मिला? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के बसीन पलायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो सबसे पहले जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले मराठा पेशवा थे वो थे बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि 1802 के विषय में इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजों ने यह संधि शून्य के साथ की थी। यह शून्य कौन था? तो यह थे बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो बेसिन की जो संधि है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बेसिन की संधि पर पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा की तरफ से और अंग्रेजों की तरफ से मार्क्विस ऑफ वेलेजली के हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था? तो सहायक संधि की अवहेलना करना। सहायक संधि तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। तो द नंबर है जो इसका गलत आंसर है। मराठा सरदारों में आपसी मतभेद, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी लालसा और पेशवा बाजीराव का अयोग्य होना, ये तीनों कारण जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? तो प्रमुख कारण था कि मराठों में आपसी संघर्ष है जिनमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात ने मराठा राज्य पर कंपनी को निर्विवाद
वर्चस्व प्रदान किया, तो वह था बेसिन की संधि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिन की संधि से कमजोर हुए, तो बेसिन की संधि से जो पेशवा हुए थे कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में अंग्रेजों के आगे समर्पण कर अलीगढ़ का दुर्ग सौंपने वाला फ्रेंच अधिकारी कौन था, तो वह था पेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस युद्ध के दौरान मुकंदरा का युद्ध लड़ा गया, तो मुकंदरा का युद्ध है जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, तो सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी वो हुई थी अंग्रेज और सिंधिया। सिंधिया में दौलत राव सिंधिया थे, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मराठा शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1806 में राजपुर घाट की संधि में एक पक्ष थी, तो वह थे होलकर। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 3 संधियां दे रखी है जो आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, इनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहली जो है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, यह हुई थी दिसंबर में, 30 दिसंबर 1803 को। दूसरी देवगांव की संधि, देवगांव की जो संधि हुई थी ये हुई थी 17 दिसंबर 1803 को, और बेसिन की संधि जो 1802 में हुई थी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 3, 2 और 1। तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय विभिन्न मराठा सरदारों की अंग्रेजों के साथ हुई संध्या, बड़ौदा के गायकवाड़ से 29 जुलाई 1802 को सहायक संधि, 31 दिसंबर 1802 को पेशवा के द्वारा बसीन की सहायक संधि, 17 दिसंबर 1803 को भोंसले के साथ देवगांव की संधि, 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, 27 फरवरी 1804 को सिंधिया ने बुरहानपुर की एक पूरक संधि द्वारा सहायक संधि स्वीकार की, 21 नवंबर 1805 को सिंधिया के साथ मुस्ताफपुर की नई संधि, और 25 दिसंबर 1805 को होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगांव की संधि जो 1803 के अंत में संपन्न हुई की मुख्य विषय वस्तु क्या थी, तो इसकी मुख्य विषय वस्तु थी कि बरार के भोंसले राजा ने बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए थे। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी, तो अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में सहायक संधि स्वीकार करने वाले सबसे अंत तक अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले जो मराठा राज्य था वो थे होलकर। होलकरों ने अंग्रेजों से सबसे अंत तक संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो गलत है। सबसे पहला, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कथित रूप से पेशवा की ओर से मराठा विपक्षियों के विरुद्ध पेशवा के प्राधिकार को हस्तगत करने के लिए छेड़ा गया था, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा नंबर, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की सफलता की परिणति महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह का संबंध सिख युद्ध से है, ना कि मराठा युद्ध से, तो 2 नंबर है जो गलत है। गंगा जमुना दोआब में हुई ब्रिटिश प्राप्तियां कायम रही, पर उन्होंने केंद्रीय भारत और राजस्थान को खाली कर दिया, तो ये बात है जो सत्य है। 4 नंबर, महादजी सिंधिया ने जल्द ही अंग्रेजों द्वारा छोड़े गए इलाकों पर कब्जा कर लिया, तो महादजी सिंधिया ने इन पर कब्जा पुनः महादजी सिंधिया से सभी इलाकों पर कब्जा नहीं हुआ था, तो 4 नंबर भी गलत है। तो इसमें हमें असत्य कथन बताने हैं, तो 2 और 4 जो असत्य है, तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को इस युद्ध में हराया था, तो तीसरे मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने जो पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराया था वो हराया था किरकी के युद्ध में। किरकी की लड़ाई निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई, तो यह तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बाजीराव द्वितीय द्वारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया था, तो मुख्य सेनापति जो नियुक्त किया था वो क्या था, बापू गोखले को, तो बापू गोखले 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया, तो मराठों को अंतिम रूप से पराजित करने वाले ब्रिटिश शासक जो थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय मराठा युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले मराठा मंडल का कौन सा सदस्य अंग्रेजों से सजा मिला, तो वह थे सिंधिया। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध 5 नवंबर 1817 को प्रारंभ हुआ। इसी दिन हेस्टिंग्स ने दौलत राव सिंधिया को ग्वालियर की संधि द्वारा अपने पक्ष में कर लिया। इस संधि द्वारा
सिंधिया ने पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों की सहायता देना तथा चंबल पार के राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में कंपनी को पूरी तरह छूट देना स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया? तो महाजी सिंधिया, जिन्होंने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीम खां, वसील मोहम्मद और चित्तू कौन थे? तो ये पिंडारी नेता और पिंडारियों के सेनापति सेनाधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जून 1857 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो बाजीराव द्वितीय ने। 13 जून 1817 को पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ पुणे की संधि की गई, जिसके अनुसार त्रिम्बक जी को शास्त्री का हत्यारा घोषित कर दिया गया। भारतीय शासकों पर पेशवा का आधिपत्य अंतिम रूप से समाप्त हो गया। महाराष्ट्र के बाहर पेशवा के समस्त प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पेशवा को विदेशी दरबारों से अपने वकील वापस बुलाने के लिए बाध्य किया गया और उनके साथ पत्रों के आदान प्रदान पर भी रोक लगा दी गई। इस प्रकार मराठा संघ को अंतिम व सार्वजनिक रूप से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ संधियां दे रखी है जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें है बसीन की संधि। तो बसीन की संधि की गई थी 1802 में की गई थी। देवगांव की संधि जो 1803 में, पूना की संधि जो जून 1817 के अंदर, और ग्वालियर की संधि जो नवंबर 1817 के अंदर। तो ये चारों हैं जो कालक्रम के अनुसार है। सबसे पहले बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, पूना की संधि जून 1817 और ग्वालियर की संधि नवंबर 1817। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल मराठा युद्धों के दौरान निम्न में से कौन सी संधि सबसे अंत में संपादित हुई थी? तो होलकर के साथ मंदसौर की संधि। पेशवा बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच पुणे की संधि 13 जून 1817 को संपन्न हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय 5 नवंबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दौलतराव सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि कर उसे अपनी तरफ शामिल कर लिया। अंग्रेजों ने मल्हार राव होलकर द्वितीय के साथ मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया? तो वह थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया? तो बिठूर भेजा गया था। निम्नलिखित में से किन आधारों पर लॉर्ड डलहौजी ने बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब के 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? तो बाजीराव द्वितीय के बाद जो नाना साहब के जो पेंशन को नामंजूर किया था, उसमें अंग्रेजों ने 2 कारण बताए। पहला कहा कि नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं है, यह उनका दत्तक पुत्र है, और दूसरा पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। तो ये 2 कारण बता के उन्होंने नाना साहब के जो पेंशन बंद कर दी। तो 1 और 3 द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने 1806 में लाहौर की संधि किससे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो यह की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। 1 जनवरी 1806 को रणजीत सिंह के साथ हुई इस संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड लेक ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि से मित्रता हो गई। तो अमृतसर की संधि से रणजीत सिंह व अंग्रेजों की मित्रता हुई थी। ब्रिटिश प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ व महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई, जिसके अनुसार सतलज नदी के राज्यों के बीच की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर ली। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को संपन्न लाहौर की संधि द्वारा सतलज नदी के स्थान पर व्यास नदी को नई सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इन वक्तव्यों में बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहले में कहा गया कि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 को हस्ताक्षरित हुई थी। तो यह बात सत्य है। रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार कंपनी की मदद से करना चाहते थे। तो ये बात है जो गलत है। रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार कंपनी की मदद से नहीं करना चाहते थे। आर जो गलत हो गया। तो ए सत्य और आर असत्य। 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। रणजीत सिंह थे तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं किया था। तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ कोई युद्ध नहीं किया था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमजोर थे रणजीत सिंह की सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भड़कने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था सिख नेताओं ने अंग्रेजों को आक्रमण का निमंत्रण दिया था। कुछ सिख नेता थे जो रणजीत सिंह के विरोधी थे, जिन्होंने
अंग्रेजों को आक्रमण का निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कहाँ हुई? तो इसकी पहली लड़ाई हुई थी मुद्दकी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ नहीं लड़ा गया? तो यह मुद्दकी में, अलीवाल में, फिरोज शाह, इन स्थानों पर लड़ा गया था। लेकिन चिल्ल्यावाला में जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध नहीं बल्कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। तो चिल्ल्यावाला में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा था, ना कि पहला आंग्ल सिख युद्ध। तो द नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 18 दिसंबर 1845 को मुद्दकी नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सिख सेना ने बड़ी वीरता के साथ सामना किया, किंतु प्रधानमंत्री राजा लाल सिंह, जो इस समय सेना के नेता थे, मैदान छोड़कर भाग गए। सिखों की वीरता ने युद्ध स्थल पर मौजूद गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग को चिंतित कर दिया। 21 दिसंबर को फेरू शाह के स्थान पर फिर टक्कर हुई। सिख सेनापतियों की गद्दारी के कारण अंग्रेजों ने इस मोर्चे पर कब्जा कर लिया। 21 जनवरी 1846 को बदोवाल नामक स्थान पर सिखों को सफलता मिली, किंतु दरबार के कमांडर इन चीफ सरदार तेज सिंह फिरोजपुर पर आक्रमण किए बिना ही अपनी सेना सहित लौट गए। 28 जनवरी को अलीवाल नामक स्थान पर अंग्रेजों को एक और विजय प्राप्त हुई। सबराव नामक स्थान पर इस युद्ध की सबसे खूनी लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों को पूर्ण विजय प्राप्त हुई। चिल्ल्यावाला की जो लड़ाई है ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय 13 जनवरी 1849 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सी लड़ाई है जो प्रथम आंग्ल युद्ध से संबंधित नहीं है? तो वह चिल्ल्यावाला जो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित लड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सुमेलित करना है, एक तरफ अधिकारियों के नाम है और दूसरी तरफ उन अधिकारियों से संबंधित विवरण है। तो सबसे पहला है कि लाल सिंह जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री यानी कि वजीर था। 2 नंबर पर है तेज सिंह जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का मुख्य कमांडर था, तेज सिंह। 3 नंबर ध्यान सिंह जो है ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पूर्व पंजाब का प्रधानमंत्री यानी वजीर था। पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से पूर्व पंजाब का जो प्रधानमंत्री या वजीर था वह था ध्यान सिंह, और पहले आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो पंजाब के प्रधानमंत्री थे वो थे लाल सिंह। और मूलराज जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर बना था। तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 4 और 4 में 3। तो ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था? तो वह क्या था? हेनरी लॉरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरा सरदार गुलाब सिंह को सिखों से दगाबाजी के फलस्वरूप प्रथम सिख युद्ध के पश्चात निम्नलिखित पुरस्कार अंग्रेजों ने दिया। तो अंग्रेजों ने कौन सा पुरस्कार दिया? कश्मीर की रियासत दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ। तो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में जो निर्णायक युद्ध हुआ था वह हुआ था गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में कर लिया गया? तो पंजाब के जो सिख राज्य है उसको 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो 3 की परिषद में एचएम इलेट सदस्य नहीं थे। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी जो इसके सदस्य थे। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। पंजाब की शासन व्यवस्था के लिए हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया, जिसके अन्य 2 सदस्य उसका भाई जॉन लॉरेंस और चार्ल्स सी मेसेल थे। हेनरी लॉरेंस को राजनीतिक कार्यों, जॉन लॉरेंस को राजस्व तथा मेंसेल को न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1851 में मेंसेल के स्थान पर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी को नियुक्त कर दिया गया। 1853 में इस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। हेनरी लॉरेंस को एजीजी बनाकर राजपुताना भेज दिया और जॉन लॉरेंस पंजाब का मुख्य आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन पूछा है कि 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो यह बात सत्य है। दिलीप सिंह को पंजाब से हटाकर उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ भेज दिया गया, जहां 8 मार्च 1853 को उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। अप्रैल 1854 में वह इंग्लैंड चला गया और 1860 तक वहां रहा। दिलीप सिंह भारत लौटने के बाद अपनी माता रानी जिंदा के साथ रहना चाहता था, किंतु उन्हें भारत में रहने की अनुमति नहीं दी गई। अतः दिलीप सिंह रानी जिंदा को लेकर इंग्लैंड लौट आया।
1 अगस्त 1863 को रानी जिंदा की मृत्यु के बाद उसके शव को उनकी अंतिम इच्छा अनुसार भारत लाया गया, किंतु सरकार द्वारा उन्हें पंजाब ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। अतः दिलीप सिंह नासिक में ही उनका अंतिम संस्कार कर वापस इंग्लैंड लौट गया। 1888 में दिलीप सिंह ने रूस का दौरा किया और 25 जुलाई 1889 को भारत के लोगों से भारत को मुक्त करवाने के लिए अपने प्रयासों की सफलता की प्रार्थना करने का आह्वान किया गया। कहा जाता है कि उन्होंने भारत की देशी रियासतों के साथ मिलकर भी ऐसा ही षड्यंत्र रचा, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। अंततः दिलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया से माफी की अपील की, जो उन्हें प्रदान कर दी गई। इसके बाद 23 अक्टूबर 1893 में पेरिस में उनकी मृत्यु तक वे चुप ही रहे थे। और इसी के साथ ही आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके पश्चात कल की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।